डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था प्राणियों में पोषण। हमने इसमें पोषण के बारे में पढ़ा था कि पोषण क्या होता है और यह किन किन चीज़ों को शामिल करता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। मानव में हमने पाचन की क्रिया के बारे में पढ़ा था, इसके विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मुख गुहिका है ना, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसके बाद हमने इसकी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। दांतों की संरचना के बारे में पढ़ा था, जीभ की संरचना के बारे में भी हमने पढ़ा था, और हमने लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसको भी टेस्ट करके हमने देखा था। मैंने आपको बताया था कि जीभ में कौन कौन से भाग होते हैं, तो आपने शायद लिखा होगा, ये वाला मीठे के लिए होता है ना, ये वाला नमकीन के लिए होता है, ये खट्टे के लिए होता है, और जो ये वाला भाग होता है वो किसके लिए होता है, कड़वे के लिए होता है। ये भी आपने कर लिया होगा अपनी कॉपी में। इसके बाद फिर हमने ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और अपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आप देखिए, इसके फैक्ट दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि एक विलक्षण दुर्घटना के द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। यानी कि उससे पहले हम जानते तो थे, लेकिन आमाशय की कार्यप्रणाली की जो खोज थी वो कब शुरू हुई थी, 1822 में शुरू हुई थी। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति थे जो कि गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गए थे। गोली से बक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी कि जो उनकी चेस्ट थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी और आमाशय में एक छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का कुछ दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। क्या परीक्षण किए थे उसने? ब्यूमॉन्ट नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। मंथन यानी कि आपने अगर नाटक, अगर आप सीरियल वगैरह देखते हैं तो अपने भगवान के नाटक अगर देखते हैं तो अपने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा, या फिर आपके घरों में अगर रई होती है, अगर उसे दही में चलाते हैं तो इसी तरीके से जो हमारा आमाशय होता है वो भोजन का मंथन करता है। इसकी भित्ति से तरल श्रावित हो रहा था। कौन सा तरल श्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तब तक वो कैसा रहता है? बंद रहता है। अब हम क्षुद्रांत में अवशोषण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्षुद्रांत में अवशोषण कैसे होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, क्योंकि जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होकर किस में चला जाता है? क्षुद्रांत में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से जो उनमें जो पाचित पोषक रस होते हैं वो वहाँ से रिस करके ब्लड वेसल्स में या फिर इनके रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। अवशोषण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी या इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और यह प्रक्रम अवशोषण कहलाता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम या फिर क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। तो अब रसांकुर की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान कुछ उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि आपके हाथों में उंगलियां हैं, उसी प्रकार से हमारे क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति होती है, यानी कि अंदर की जो भित्ति होती है, उस पर उंगली हमारी उंगलियों के समान ही उभरी हुई कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनका कार्य क्या होता है। रसांकुर हमारे क्षुद्रांत में क्या कार्य करते हैं? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, है ना, जिससे कि भोजन का अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। छोटी छोटी बहुत महीन इसमें रुधिर वाहिकाओं का जाल इसमें फैला हुआ रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। जब यह हमारा भोजन अवशोषित होकर के रुधिर वाहिकाओं में आ जाता है, फिर ये रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि वो अपना कार्य
संपूर्ण कर सकें, जहाँ पर उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको स्वांगीकरण की परिभाषा भी अपनी कॉपी में लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? कि जो अवशोषित पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, और यह प्रक्रम स्वांगीकरण कहलाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। ये कैसे होता है मैं आपको इक्वेशन बता के बता दूंगी। और उससे एनर्जी मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है या अवशोषण नहीं होता है, वह किस में आ जाता है? बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बृहदान्त्र जो होती है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा कैसी होती है? चौड़ी होती है और काफ़ी छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी, यानी कि 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मेन कार्य होता है केवल वाटर और कुछ लवण, भोजन में कुछ लवण रह जाते हैं, जैसे कि खनिज लवण, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये उनका अवशोषण करती है। और बचा हुआ जो अपचित पदार्थ होता है वो कहाँ चला जाता है? मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रह जाता है, क्योंकि बड़ी आंत होती है वो उसमें से ज़्यादातर जल को या कुछ लवणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। समय समय पर गुदा के द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। तो निष्कासन की प्रक्रिया, निष्कासन किसे कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो होती हैं वो कुछ खा भी नहीं रही हो, तब भी उनका मुँह चलता रहता है। तो ऐसा क्या होता है? चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? आपने देखा होगा, आपके घरों में अगर हैं तो आप देख सकते हैं। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। अगर मुंह चलाते रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जुगाली करना कहते हैं, जब वे खा नहीं रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल करके आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, और यह भाग क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? प्रथम आमाशय कहते हैं। इस डायग्राम में आप रूमेन को देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं? वो इसे निगल लेती हैं इस चारे को, और कहाँ इकट्ठा कर लेती हैं? इसको रूमेन में इकट्ठा कर लेती हैं। इसे प्रथम आमाशय कहती हैं। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में लाता है तथा जिससे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमन्थम कहती है, यानी कि जुगाली करना कहते हैं, और ऐसे जंतु रूमिनेंट तथा रोमांती कहलाते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या प्रक्रिया होती है। तो ये क्या करते हैं? पहले निगल करके अपने सारे भोजन को कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं? प्रथम आमाशय, जिसे हम क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। रूमिनेंट में जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा हुआ था, जिसको जो प्रथम वाला भाग होता है उसे हम रूमेन कहते हैं, जिसमें उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें इसका भोजन का कैसा पाचन होता है? आंशिक पाचन होता है, यानी कि थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है इसमें, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन के लिए वो क्या करते हैं? उसे दोबारा से अपने मुंह में लेकर आते हैं, फिर उसे चबाते हैं, और यह प्रक्रम रोमंतम यानी कि जुगाली करना कहलाता है। और ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट या फिर रोमंती कहते हैं। घास में सेलुलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सेलुलोज होता है घास में, जो कि एक प्रकार क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंती पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। क्या आप घास फूस ऐसी चीज़ खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते, क्योंकि जो वो जानवर जो होते हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं, तो उनमें सेलुलोज को पचाने के लिए क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, क्योंकि सेलुलोज होता है वो एक बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारी बॉडी उसका पाचन नहीं कर सकती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज पाचन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मांसाहारी जंतु होते हैं और हम हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवर जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदान्त्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। इसमें अंधनाल नहीं दिखाई गई है, क्योंकि इसमें अंधनाल दिखाई गई है। आप देखिए, इसमें आपको दिखाई गई है ये। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं
अंधनाल। ठीक है, अंधनाल जो होती है वो एक कैसी संरचना होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो ये कुछ जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में पाई जाती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो अंधनाल में कुछ क्या पाई जाती हैं, जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन करती हैं, जो कि मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती हैं। हमारे आहार नाल में अंधनाल नहीं पाई जाती है। यह कुछ जुगाली या कुछ शाकाहारी जंतु जो होती हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनमें ही ये पाई जाती है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी होते हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंत्य ग्रहण करते हैं, उसका पाचन कैसे करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की अन्य रोचक विधियों का अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, जलाशय में पाया जाता है। इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये सूक्ष्म होता है, इसे हम केवल माइक्रोस्कोप से ही स्टडी कर सकते हैं। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धारियाँ होती हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो बहुत लचीली होती है, जो कि इसके गमन में सहायक होती है। इसके अलावा एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। ये धानियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए यहाँ पे खाद्य धानियाँ जो लिखा हुआ है इसका नाम, ये काफ़ी छोटे छोटे गोल गोल से आपको दिखाई दे रहे होंगे। केंद्रक के अलावा ये केंद्रक है और इसके अलावा जितने भी हैं उन्हें हम धानियाँ कहते हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है, जो कि इसके आकार में और आकृति को परिवर्तित होने में इसकी सहायता करती है। यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवर्त निकालता रहता है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, अनियमित होती है, किसी भी दिशा में जा सकता है, आ सकता है। इसलिए ये इसमें जो प्रवर्त निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पादाव कहते हैं, जो कि इनकी गति देने में, भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, क्योंकि ये स्वयं सूक्ष्म जीव है, इसलिए अन्य बड़े जानवरों को नहीं खा सकता है। इसलिए सूक्ष्म जीव केवल सूक्ष्म जीवों का ही आहार कर सकते हैं। जब ऐसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर बाधा विकसित करके उसे निगल लेता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये इस तरीके से ये फूड है, ये फूडों से मिल गया है और इस तरीके से पूरे पादाव को इस तरीके से घेर लेता है, जिसके कारण ये जो फूड होता है वो बाहर नहीं जा पाता है। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस में आ जाते हैं, फिर इसके खाद्यदानी में आ जाते हैं। जैसे कि इसको इन्होंने पूरा घेर लिया, यहाँ से पादा अभी बाहर नहीं निकल पाएगा, ये कहाँ जाएगा, इस खाद्यदानी में आ जाएगा। खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होती हैं। ये भोजन पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जैसे हमारे अलग अलग भागों में, जैसे कि माउथ में स्टार्च का पाचन जो होता है वो एमाइलेज एंजाइम के माध्यम से होता है, लेकिन सभी कार्य अमीबा में किस में होता है, खाद्यदानी में होता है। ये उसी में ही पाचक रस स्रावित करती हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाती हैं। बिना पचा हुआ अवशिष्ट खाद्यदानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। हमको पता है कि जो भोजन होता है उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसलिए जब वो भोजन होता है वो अमीबा में भी क्या क्या कार्य करता है, वृद्धि, रखरखाव, गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। और बिना पचा जो अपशिष्ट होता है वो खाद्यदानी के ही द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि जटिल पदार्थों में हम उन्हें संग्रहित नहीं कर सकते, इसलिए खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ टूटेगी तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि ऊर्जा मुक्त होगी, तो इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है और इसी ऊर्जा को हम अपने शरीर में धारण करते हैं। अगले अध्याय में आप आंत्र के द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ के कुछ आपके प्रमुख शब्द दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें मैं आपके आज कंप्लीट करा दूंगी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही भेजूंगी जो कि आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। तब तक आपको यहीं तक ही स्टडी करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।